नमस्कार, ये आवाज़ द वॉइस और मैं हूं मंजीत ठाकुर। किताबों की दुनिया इस खास कार्यक्रम में हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो हैं शेफाली फ्रॉस्ट। शेफाली फ्रॉस्ट इंडो ब्रिटिश कवि हैं और संगीत परफॉर्मर हैं और चेम्सफोर्ड में रहती हैं। आजकल हिंदुस्तान आई हुई हैं तो उनको हमने पकड़ लिया है इस बातचीत के लिए। शेफाली दुनिया भर में अपने ख़ास अंदाज में कविता पाठ और संगीत के लिए मशहूर हैं और जश्न रेख्ता में उनको हमने देखा और वो एक बहुत ख़ास कार्यक्रम में वहाँ पर मौजूद थी और वो दक्षिण एशियाई गज़लों, नज़मों और पारंपरिक सूफी संगीत को वेस्टर्न क्लासिक संगीत के साथ फ्यूज़न में पेश करती हैं और कई दफ़ा उनका मिश्रण कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश जैज़ के साथ करती हैं। शेफाली फ्रॉस्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत पर निपुण है और उन्होंने दक्षिण एशियाई पोइट्री के इतिहास और सामाजिक आयामों का करीब 8 साल तक अध्ययन किया है और उसमें 13वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक की कविताएं शामिल हैं। उनके कंसर्ट में वाचिक शब्दों यानी बोले गए अल्फाज के साथ उनके काम के सांस्कृतिक रिश्तों की बात भी होती है। उनका जो अन्य प्रोजेक्ट है वो है पोइट्री एंड म्यूज़िक का, जिस पर शेफाली काम कर रही हैं और इसमें वो उर्दू और अंग्रेज़ी की पोइट्री को आधुनिक ब्रिटिश जैज़ के साथ मिश्रित करती हैं। बहुत ही अलग अंदाज का अलग किस्म का काम है। उन्होंने जैक दिमित्री के साथ सैक्सोफोन पर और डबल बास पर सैमुअल होलिस के साथ कंपोजिशन तैयार किए हैं और काम किया है। शेफाली ने फिल्में भी बनाई हैं, वो स्क्रीन प्ले राइटर और एडिटर भी हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री मिस्टर एंड मिसेज गिल कम टू ब्रिटेन को वेल्स में पुरस्कार भी मिल चुका है। 2013 में उन्हें न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस पुरस्कार मिला है जो बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार उस श्रेणी में था। 2 किताबें हिंदी में उन्होंने लिखी हैं और 1 किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है। ये हमारी अद्यतन जानकारी है, उससे ज़्यादा अगर छपी है तो हम अभी शेफाली से पूछेंगे। शेफाली का काम संगीत और कविता के जरिए सामाजिक न्याय और शांति को बढ़ावा देने का। तो अब हम सीधे शेफाली जी से बात करते हैं। शेफाली फ्रॉस्ट खुद क्या कहती हैं, तो हमने जो उनके बारे में जानकारियाँ जुटाई है उसका मसला है। शेफाली जी, एक तो पहले आवाज़ द वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो संगीत और पोइट्री तो लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, उसको हम अलग अलग कैसे देखें? संगीत और पोइट्री मेरे लिए अलग अलग तब होती हैं जब मैं संगीत पे फोकस कर रही होती हूँ, तो पोइट्री जो मेरी लिखी होती है उसी को मैं गा पाती हूँ और पढ़ पाती हूँ। उस समय मैं पोइट्री नहीं लिखती और जब मैं पोइट्री लिख रही होती तो मैं इतनी बेसुरी हो जाती हूँ कि मैं खुद को नहीं समझ पाती। तो मेरे लिए तो ये दोनों अलग अलग बात है, लेकिन यस, मेरे लिए ये दोनों सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है और ये कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरे लिए दोनों विधाएँ एक ऐसे हो जाती हैं कि जो मेरे अंदर समाज को देख के और समझने की कोशिश करते हुए, बिकॉज समझना तो बहुत आगे का काम है, हम तो कोशिश भी करें वही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस कोशिश में जो भी एक्सप्रेशन और इम्प्रेशंस मेरे ऊपर आते हैं वो पोइट्री और म्यूज़िक के थ्रू आते हैं। आप तो इनका जो शेफाली जो है मूल रूप से लखनऊ की हैं, तो अभी इंग्लैंड में रह रही हैं, तो एक सवाल तो ये बनता है कि लखनऊ का अंदाज़ जो हम कहते हैं कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ। तो क्या चेम्सफोर्ड में रहते हुए आपको कभी किसी ने कहा कि मुस्कुराइए कि आप चेम्सफोर्ड में हैं? नहीं, मैं मुस्कुराती बहुत ज़्यादा मेरी हंसी बहुत ज़्यादा, मुझे हंसते, जब मैं पीवीसी में काम करती थी एज एन एडिटर तो लोगों को पता होता था कि आज एडिटिंग शिफ्ट में शेफाली है, उनकी आवाज़ आ रही होती थी। लखनऊ को आप अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? आप एक्चुअली हर जो अल्फाज आपके दिमाग में चाहे अनचाहे, सुने अनसुने, जो सब आपके सबकॉन्शियस में जाता है उसको आप निकाल नहीं सकते, वो सब आप हो जाते हैं। और लखनऊ तो फिर मेरे अंदर अंदर तक बसा है। मैं मजाज साहब उगाती जिन्हें मजाज लखनवी कहा जाता है, तो लखनऊ तो मेरे अंदर में जहाँ जाती हूँ उसे लेके जाती हूँ। उर्दू वहीं से आई है? उर्दू नहीं, लखनऊ से नहीं आई उर्दू मेरे पास। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम लखनऊ का नाम लेते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये लखनऊ से है तो इसको तो उर्दू आती ही होगी, ये मतलब आपको बिल्कुल उनकी नज़ाकत और नफासत समझ में आने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर जो थे वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, तो हमारा ट्रांसफ़र होता था मैक्सिमम, जब मैं तो बहुत जल्दी पूरी पढ़ाई लिखाई सब मेरी लखनऊ में हुई, लेकिन एक ऐसे समाज में जहाँ से उर्दू को निकाल दिया गया था। आप जानते हैं कि उर्दू को ऐसा समझा जा रहा है जैसे वो हमारी भाषा नहीं है। नस्तलिक स्क्रिप्ट में लिखी हुई उर्दू को आप निकाल सकते हैं, लेकिन उर्दू को आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारी अपनी भाषा है। जो हिंदुस्तानी भाषा है वो उर्दू है, क्योंकि वो एक भाषा जो यहीं पर बनी। पंजाबी, गुजराती, फ़ारसी, अरबी, मराठी सबको मिला के, जो हिंदवी अवधी को मिला के जो भाषा बनती है उसे हम उर्दू कहते हैं। आप उसे कुछ भी कह लीजिए, तो वो तो हमारी अपनी भाषा है। तो लेकिन तो वो भाषा में, तो उस भाषा में तो मैं बोलती थी, लिखती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
हम जैसे अब उर्दू कहने लगे हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा फ़ारसी मिश्रित हो, जो थोड़ी ज़्यादा डीपर उर्दू जिसे आप कहेंगे, वो मुझ तक पहुंची बाद में जब मैंने उर्दू अदब का रास्ता लिया। तो लखनऊ कहने में अच्छा लगता है, लेकिन भाषा मुझ तक दिल्ली में पहुंची। अच्छा, दिल्ली शहर में। दिल्ली बहुत ही ख़ास शहर है, क्योंकि अब जब पुराने दिल्ली जाएं तो वहाँ की जो आबो हवा है वो गुनगुनापन है उर्दू की तरह, एक मखमली अंदाज है वहाँ पर। लखनऊ के बारे में हम कहते हैं, लेकिन दिल्ली में तो है। तो दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपको इस मामले में? तो दिल्ली में बहुत साल जब इंग्लैंड में रह ली तो मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मुझे किसी ने कहा 10 साल 15 साल तुम इंग्लैंड में रहोगी तो वापस जा ही नहीं पाओगी। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी BBC में नौकरी थी और मेरे हस्बैंड भी उस समय जो है, तो हम दोनों ने, मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई देखो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिखर जाऊंगी अगर मेरी एक मित्र ने मुझसे कहा और बड़े ज़ोर शोर से कहा। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, रिज़ाइन कर देते हैं, इंडिया चलते हैं। अब ऐसी मूर्खता तो है, सिर्फ मुझ जैसा सब कुछ रिज़ाइन करके कहाँ चले। पहले तो हम गए रहने के लिए आपके ये विश्व भारती जहाँ है, शांति निकेतन में रहे हम कुछ समय के लिए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो मुग़ल कल्चर में जो एक्साइटमेंट है मेरा, जो मुझे उसे समझना है, तो मुझे नॉर्थ इंडिया, मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। तो हम सारा सामान सब ले लगा के जो हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली जब शुरू में आए तो वो तो मेरे लिए बड़ा बिल्कुल नई जगह थी, बिकॉज मैं दिल्ली कभी रही नहीं थी। और मैं परिवार वगैरह सबसे किसी से बता के नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा 2 महीने का बच्चा लेके हम लोग जो है दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में वो सफ़र शुरू हुआ जो कि अदब का सफ़र था। मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी जहाँ मुझ तक जो है वो अदब की आवाज़ें आने लगी, और मैं घुलती गई। फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे इसे और समझना है, क्योंकि मुझे जो समझना था अपने बारे में और अपने देश के बारे में और अपने समाज के बारे में, क्योंकि हमारा आप जो होता है वो एक इंसुलर आप नहीं होता ना। हम इंडिविजुअल्स आपस के जो हमारा बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो उन कंसेंट्रिक सर्कल्स को समझने के लिए मेरे पास आवाज़ें आ रही थी और जो मुझे उर्दू तक ले जा रही थी। तो वो मुझे उर्दू तक ले गया। अच्छा, मैंने अभी एक लंबा इंट्रो पढ़ा जो हमने तैयार किया था इंटरनेट पे आपके बारे में जो जानकारियां हैं, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी बातें नहीं होंगी, लेकिन आप फिल्म मेकर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप एडिटर हैं, आप BBC में काम कर चुकी हैं, आप कविताएँ लिखती हैं, आप जैज़ करती हैं, आपने इंटरनेशनल बहुत सारे कंसर्ट किए हैं, ग्लोबल म्यूज़िक है। कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं करती हैं? मैं आपको बताऊं एक राज की बात, जो कि मैं अपने एक दोस्त से कल ही बात कर रही थी कि ये सारे काम जिससे कि मुझे वो नॉवल ना लिखनी पड़े जिसे मैं लिखना चाहती हूँ उस वजह से एक नॉवल ना लिखनी पड़े। एक्चुअली बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे रखे हैं, उसके चक्कर में मैंने 3 स्क्रीन प्लेज, 2 हिंदी की किताबें, और अभी आपने कहा कि वो अंग्रेजी की किताब छप चुकी है, वो छपी नहीं है, उसको मैं कॉन्सर्ट्स में यूज़ कर रही हूँ। उसका नाम है न्यू दिल्ली नॉक्टर्न, उस किताब का नाम है। तो ये सारे काम वो है ना कि एक शख्स को भुलाने के लिए, तो एक नॉवल ना लिख पाने के लिए है। जिस दिन मैं नॉवल लिख दूंगी शायद उस दिन होगा कि अच्छा बस अब ये है, प्रयाण करने का समय आ गया है। तो इतना सारा काम जब करती तो व्यवस्थित कैसे करते हैं खुद को? क्योंकि बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी लिखते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो हम अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, दोनों के सोचने के अंदाज में थोड़ा अंतर होता है। राइटर क्रिएटिवली ज़्यादा सोचता है, पत्रकार बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता, हालांकि भारत में आप पत्रकार भी क्रिएटिव हो रहे हैं। लेकिन कैसे करते हैं व्यवस्थित? ये बहुत गंभीर सवाल है। तो मेरे ख्याल से ये हर एक का प्रोसेस अलग होता है। मेरा प्रोसेस ये है कि मैं एक समय में, जैसे एक दिन में भी अगर मुझे 2 काम करने हैं तो मैं बहुत व्यवस्थित, मैं लिस्ट्स बनाती हूँ। मैं लिस्ट्स बनाने के लिए मशहूर हूँ। तो मैंने जैसे कि 3 साल तक मैंने कविता पे काम किया, तो उसका जो काम होता है वो सिर्फ ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक आप लिख रहे हैं, लेकिन उसकी रिसर्च आपको हिस्ट्री तक ले जाती है, उसकी रिसर्च आपको लोगों तक ले जाती है। तो मैं तो सड़क पे बहुत पाई जाती हूँ लोगों से बात करने के लिए। मेरे दोस्त मुझसे परेशान रहते हैं कि वो सड़क पे भुट्टा भी खरीद रहे हो, तो भुट्टे वाले से बात करोगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए और किसकी शादी किससे, मुझे सबके बारे में पता रहता है। अगर मैं एक फ़ोटो देखूंगी तो मुझे पता होगा कि ये 3रे नंबर पे जो शख्स खड़ा है उसकी फैमिली पहली बार शहर कब गई और उसके 3 बच्चे हैं और खेती में क्या परेशानी, सब बता दूँ मैं सबसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना सड़क से। अभी अगर किसी समय बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ सिर्फ एक बस्ता लेके, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो महोबा हो, चाहे वो कहीं अकेले ग्वालियर की सड़क मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो घूमना। रोड ट्रिप तो बहुत बड़ी चीज़ आपने कह दी, सिर्फ ऐसे ही घूमना, लोगों से मिलना, सड़क पे बात करना,
तो ये मैंने बहुत किया है और काफ़ी ऐसी ऐसी जगह पर किया है जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। पर तो वो कविता वो काम हुआ। उसके बाद फिर एक समय आया जब मैंने सिर्फ स्क्रीन प्ले पे काम किया, 3 स्क्रीन प्लेस जो लिखे। फिर एक समय आया जब मैंने कॉन्सर्ट्स पे काम करना शुरू किया। तो कभी कभी वो चीज़ें पैरेलल में चलती हैं, कभी कभी लिनियर ऐसे ऐसे चलती हैं। तो और हर एक चीज़ मेरी कनेक्टेड है। आप लोग जर्नलिज्म तो ऑफकोर्स प्रोफेशनल हो जाता है ना, तो आप सुबह शाम दफ्तर जाते हैं। मेरे लिए क्योंकि मुझे आज तक किसी चीज़ से पैसा बना ही नहीं मेरा तो जब आपको आदत ही नहीं है उसकी, ये दुख है या खुशी है? शुरू में दुख होता, फिर लगता है ये सही है। तो हर एक चीज़ ना मेरे लिए वो एक एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग का जरिया हो जाता है। तो फिर वो उसका यूनिफाइंग फैक्टर होता है कि आप एक्सप्रेस करें। जैसे अभी मुझे जो है, अब मैं जैसे ही मैं जाऊँगी, मेरे 2 मेजर कॉन्सर्ट्स हैं और वो avant-garde पोइट्री एंड जैज़ का कनेक्शन है विद थिएटर। तो उसमें मैं पोइट्री पढ़ रही हूँ अपनी अंग्रेज़ी में, और मेरे साथ वहाँ के ट्रेवर टेलर नाम के एक बहुत बड़े परकशनिस्ट हैं, जो कि शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा हो, एक बैशे ब्रदर्स करके हुआ करते थे, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जो क्रिएट करते थे अल्टरनेटिव म्यूज़िक के, उनके साथ काम कर चुके हैं। वो मेरे प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि मेरी एक एल्बम आ रही है उसमें वो मेरे प्रोड्यूसर हैं। वो मेरे साथ बहुत काम करते हैं, हम बहुत मिलके काम करते हैं। वो जैक बैरेट जो मेरे सैक्सोफोनिस्ट हैं, और एक avant-garde वायलिनिस्ट। तो हम लोग अनम्यूजिकल म्यूज़िक के साथ वर्ल्ड पोइट्री जो मेरी है उसको गाते हैं और पढ़ते हैं। और फिर उसमें साथ में लुइस फ्रॉस्ट मेरे साथ थिएटर में वर्क करेंगे, जो कि हम उसको न्यूज़ रिपोर्टाज से कनेक्ट करके। तो ये सब मेरे लिए एक विधा नहीं है, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों को मिलाना और जो क्रिएट साउंडस्केप्स या विजुअलस्केप्स जो क्रिएट करना होता है, वो हर बार अलग होता है। हर बार मेरे साथ जो काम करते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आज शेफाली को कौन सा थॉट आया। आई वॉज थिंकिंग, जैसे ही मैं बोलती हूँ आई एम थिंकिंग, उनको लगता है अच्छा अभी कुछ नया आया। तो बहुत सारा नया काम हो रहा है। जैसे कि अभी मेरी नई एल्बम जो आ रही है, विच इज़ सूफियाना कलाम, जो कि 13 से लेकर अभी तक का जो मैंने उसमें काम किया, उसमें मैं मीराबाई के साथ अंग्रेज़ी की लिरिक्स में भी गा रही हूँ। अच्छा। और वो जैज़ प्लेयर्स हैं, हमारे सैक्सोफोनिस्ट हैं, चेलिस्ट है शांति जयसिम्हा, सैक्सोफोनिस्ट हैं जैक बैरेट, और ट्रेवर टेलर जो हमारे परकशनिस्ट हैं, और टोनी गुडरम जो हमारे पियानिस्ट और कीबोर्ड्स हैं, एंड उसके साथ तबला असलम अली साहब, और सितारिस्ट जोनाथन मेयर हैं। तो हम सब मिलके वो एल्बम बना रहे हैं। सेकंड एल्बम जो मेरी, जिस पे अभी ये निकलने वाली है, उसके बाद जो काम है वो पोइट्री और जैज़ को लेके, अगेन उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क है, उसमें स्पोकन वर्ड भी है, उसमें न्यूज़ रिपोर्टाज भी है। तो ये सारा काम मतलब इट्स जस्ट सच अ बजिंग स्पेस। मतलब इसको हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि आप एक मसाले वाली चाय बना रहे हैं, बहुत सारे दूध भी है और चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, अदरक भी है, दालचीनी भी है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो उबालते एक साथ नहीं है ना। अच्छा। वो चाहे आप दूध इतना रखे जाएगा कि नहीं, और फिर वो यहाँ तक जाएगा कि नहीं, और चीनी यहाँ तक जाएगी कि नहीं, वो बहुत जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, तो उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड होना पड़ता है। मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड हूँ। मेरा काम क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो पहले वो नहीं स्कैफोल्डिंग्स लगती है ना, जो बैम्बू की बना के लगती हैं, और फिर जब मकान बन जाता है तो आप स्कैफोल्डिंग्स हटाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये स्कैफोल्डिंग्स कभी लगी ही नहीं इस मकान को बनाने में, है ना। तो लेकिन स्ट्रक्चर तो स्कैफोल्डिंग से आता है, या अंदर जो आप में जो दीवारों के लिए तो वो हाइड करना होता है। तो काम बहुत, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर्ड और क्लियर होना पड़ता है। बिना क्लैरिटी के आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो बाहर से एक्सपेरिमेंटल लगता है, या ऐसा लगता है कि ये तो हुआ ही नहीं। अच्छा, अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप जब बोल रही थी कि पैसे नहीं बनाए आपने, तो मुझे किसी ने अभी मैसेज किया है, मैंने पढ़ा कि आपको एक बहुत बड़ी ग्रांट मिली है, और पता नहीं किस काम के लिए मिली। तो आप बताइए दर्शकों को किस काम के लिए बहुत बड़ी ग्रांट मिली है। हाँ, और अभी और मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। तो आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड की ग्रांट मुझे मिली थी। तो वो शुरू में तो वो ग्रांट वो थी कि आप अपना जो सेल्फ एक्सप्रेशन कर रही हैं, उसमें आप जो करना चाहती हैं उसे देखें। फिर धीरे धीरे वो जो काम जो मेरा इस समय जो मैंने ये इंडो ब्रिटिश जैज़ बैंड जो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने कम्प्लीटली नया रेpertoire, मैं शाह हुसैन साहब को गाती हूँ, मीराबाई को गाती हूँ, नरसिंह भगत को गाती हूँ, कबीर दास को गाती हूँ, तो शाह तुराब अली कलंदर जिनके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, जो हमारे काकोरी शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन थे, जो एक सूफ़ी सज्जादा नशीन थे वहाँ के, लेकिन उन्होंने
कृष्ण भक्ति के गीत लिखे। अच्छा। तो ये हम लोगों को इतना नहीं पता होता कि हमारे ही देश में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही हैं। तो और ये हमारी जो मिली जुली सभ्यता है वो यही है जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको हाँ, गंगा जमुनी तहजीब ऐसा शब्द हो गया जो हर आदमी इधर भी उधर भी डाल रहा है, लेकिन वो सचमुच में क्या है, वो आप सड़क सड़क घूमिए, गली गली घूमिए, आपको पता चलता है कि सचमुच में क्या है ना। तो वो जो मैंने जो मैंने इंडो ब्रिटिश जैज बैंड बनाया है अब, जिसके बहुत सारे सक्सेसफुल टूर्स हो रहे हैं। अब अभी मुझे चेम्सफोर्ड कैथीड्रल में लैटिन म्यूज़िक के साथ मुझे इनवाइट किया गया था, बिकॉज एक ल्यूक जेरम करके एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है जो अमेरिकन बेस्ड है, उन्होंने एक 7 मीटर डायामीटर की मॉडल बनाई है अर्थ की, है ना, उसको गाया कहते हैं वो, और जो कि नासा की इमेजरी के बेसिस पे बना है। तो वो चेम्सफोर्ड कैथीड्रल आया तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर गाने के लिए। तो मैंने वहाँ पर सूफियाना कलाम लैटिन कोरल म्यूज़िक के साथ गाया। तो अगर हम वो लैटिन कोरल म्यूज़िक तो यहाँ नहीं लाएगा, सूफिया कलाम गुनगुना सकती हैं आधा लाइन थोड़ा सा, एक मतलब छटाक भर। दर्द विछोड़ेदा हाल ने किनो अखा दुखा दे रोटे सोलना दा सालन आहे दा बालन बालने वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। छटाक भर ही था, लेकिन जैसे थोड़ी सी हींग से ना खुशबू आ जाती है, वो खुशबू आ गई, कमाल सूफी का। तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। अफगानिस्तान की पहाड़ों से आती है। जी बेशक। मुलैठी भी जिसे खांसी दूर होती है। कहाँ तक जुड़े हुए हैं हम लोग। मतलब हमने जो है ये सोच लिया कि बाउंड्रीज के बीच में हमने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया। सबने नहीं, कुछ लोगों ने, लेकिन हम विस्तृत कितने, ये पूरी दुनिया हमारी है, हम दुनिया के हैं। कहाँ आप डिसाइड करेंगे बाउंड्री? सियासत के बेसिस पे हमारी तो कोई बाउंड्री नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यही तो हम कहते हैं आवाज़ द वॉइस में हम ना देश की, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानियत है, जिसकी गंगा जमुनी तहजीब आप आम बोलचाल में आप कहते हैं, हम कहते हैं कि एक समावेशी संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, जिसमें बहुत सारे लोग हज़ारों साल से अपना योगदान दे रहे हैं, और वो हिंदुस्तान है जिसमें आप उर्दू की बात, हम लोग बीच में रह गए थे, हम लोग इंग्लैंड चले गए थे। उर्दू के बारे में अभी जश्न रिख्ता में आप थी और बहुत अच्छी बातचीत हुई थी आपकी। हम एक सवाल हमारे मन में आ रहा था कि क्या उर्दू का डिक्लाइन हो रहा है, क्या उर्दू का अवसान हो रहा है, क्या उर्दू ख़त्म हो रही है? आप उर्दू को किसी और नाम से कहने लग जाएं तो वो क्या कुछ और हो जाएगी। डिक्लाइन एक भाषा का
डिक्लाइन एक भाषा का तब होता है जब वो कल्चर की भाषा नहीं रह जाती। भाषा जो होती है एट वन लेवल, व्हाट इज़ लैंग्वेज, मैं जो विचार कर रही हूँ उसको जब मैं ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाती हूँ तो वो भाषा हो जाती है ना। अब उस विचार को मैं खुद कितना समझती हूँ उस बेसिस पे डिपेंड करता है वो इफेक्टिव ट्रांसलेशन। मेरी भाषा मेरे अपने सोच पर डिपेंड करती है, वो आपको पढ़ाई नहीं जा सकती है। भाषा बनती है आपकी अपनी समझ से, अपने बारे में और दुनिया के बारे में। तो अगर आपकी समझ अपने बारे में और दुनिया के बारे में डिक्लाइन कर रही है तो भाषा डिक्लाइन कर रही है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अलग अलग भाषाएं होती हैं, और जो भाषा किसी भी समय जो उसका जरिया हो जाती है ना, इकोनॉमी का जरिया हो जाती है, अर्थव्यवस्था, रोजगार का जो जरिया हो जाती है, वो आगे बढ़ने लग जाती है। तो भाषा का डिक्लाइन जो होता है वो उस वजह से भी होता है कि बाजार का सपोर्ट चाहिए टोटल, और बाजार को आप भाषा से नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज बाजार भी तो आदान प्रदान है ना, विचारों का आदान प्रदान भी और बाजार का आदान प्रदान भी, सब आदान प्रदान है। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि जिसे हम हिंदी कहें या जिसे हम उर्दू कहें, सिर्फ आप उस भाषा को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वो हिंदी हो गई, और उसको आप नस्लिक स्क्रिप्ट में लिख देंगे तो वो उर्दू हो गई। ऐसा तो ये तो कहने की बातें है ना, भाषा तो वही है। एंड इनफैक्ट उर्दू इज द लैंग्वेज जो कि हिंदुस्तान में पली बढ़ी पनपी है, जिसको अभी हम उर्दू कहते हैं। आप उसको हिंदी जो भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। उसमें पंजाबी भी है, उसमें गुजराती भी है, उसमें मराठी भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें अरबी भी है, उसमें संस्कृत भी है, सब कुछ है। वो हमारी भाषा है। जस्ट बिकॉज हम कहते हैं कि जापानी भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो जैसे हमारे कल्चर में, जैसे भी आपने हींग का नाम लिया, तो वो अफगानिस्तान के पहाड़ों से, यहाँ नहीं कहते, यहाँ नहीं बनती है। तो जब हमारे खाना और हमारी जिंदगी इतनी जगहों से आती है तो भाषा कैसे नहीं आएगी? हमने समोसा और जलेबी का नाम ले लिया। देखिए और जो हमारे लखनऊ में समोसा जलेबी मिलता है वो आपकी दिल्ली में नहीं मिलता। ये आप वो ठीक है, हम मान लेते हैं, दिल्ली हमारी नहीं है, दिल्ली तो मतलब हम सब की है, हम सब की है, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली, क्या हमारा और क्या नहीं है। जिसे इसी में अगर हम इसको एक बहुत ही कल्चरल तरीके से देखें कि क्या हमारा, जो मेरे पास नहीं है वो मैं तुमसे ले लूं, और जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें लग रहा है नहीं है, वो मुझसे ले लो, तो ये कल्चर है यार। अच्छा, एक बहुत बड़ी चिंता ये हुई है लोगों की कि उर्दू जो है ना वो उसमें लिखा जाता तो है लेकिन वो छप कम रहा है, और अगर छप भी रहा है तो लोग किताबें कम खरीद रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि कुछ भाषाओं को छोड़कर अधिकतर भाषाओं के साथ यही कि लोग किताबें कम पढ़ रहे हैं। तो क्या उर्दू को नए तेवर के साथ, नए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बाकी जगहों पे आना चाहिए? क्योंकि मतलब तकनीक से मेरा मतलब है क्या वेबसाइट्स अधिक होनी चाहिए, जैसे कि रेख्ता की वेबसाइट है, बहुत पॉपुलर है, जैसे कि बाकी भाषाएं हैं, बाकी जो तकनीक के जो उपकरण हम कहते हैं वो उन पे आना चाहिए, नया तकनीक, नया ऐप, नए ज़माने। देखिए, एक तो किताबें ज़रूरी है क्या? मेरी समझ, जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रही हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत समझदार हूँ। मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना मुझे समझ में आता है वो ये है कि भाषा बढ़ती या कम होती है, जैसे कि हमने कहा, वो रोज़गार के साधनों से कि अगर आप जो है, अगर आज जो है दुनिया भर में लोग, उस दिन मैं एक जगह बैठी थी, वहाँ पर एक महिला, हम सब कह रहे हैं हिंदी और संस्कृत और उर्दू सब, पर वो महिला थक नहीं रही थी अपने बच्चे को अंग्रेजी में सारी चीज़ें समझाने में कि भाई देखो ये टॉय है और ये मार्केट है, और है ना, हम अपने बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि इस समय रोजगार जो है वो अंग्रेजी से हमारे पास आ रहा है। तो वो एक बड़ा सिंपल फैक्ट है। तो एक तो ये रीज़न है जिस वजह से भाषाएं बढ़ती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। लेकिन दूसरा ये है कि मेरे लिए उर्दू इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा जो इतिहास है वो उर्दू की उन किताबों में जड़ा हुआ है। और अपने आप को समझने के लिए, जो मैंने अभी बात की कि हमें समझना, हम सामाजिक परिवेश में ही अपने आप को समझ सकते हैं, अकेले नहीं समझ सकते। तो उस सामाजिक परिवेश में अपने आप को समझने के लिए हमें उन उर्दू किताबों को खोलना पड़ेगा। चाहे आप उर्दू शायरों को पढ़ें, चाहे आप पुरानी किताबें पढ़ें, जो उर्दू 300, 400, 500 साल का इतिहास आपका वो बातचीत से, किताबों से, नॉवेल्स से, अफसानों से, गानों से, सबसे आप तक आता है ना। आप 4 किताबें पढ़ते हैं, उसमें से आपको एक चीज़ समझ में आती है और उस चीज़ से आप अपना समझ का दायरा बढ़ाते हैं। तो उर्दू इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाँ, रेख्ता में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। एक तो वहाँ पर उर्दू सिखाने का काम भी हो रहा है, लिखना पढ़ना। और जो नहीं सीख पाए लिखना पढ़ना, जैसे कि मुझसे लिखा नहीं जाता वो, और
मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, मैं बार बार रुक जाती हूँ, थम जाती हूँ उसमें। तो उनके लिए वो हिंदी, देवनागरी में और अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है वो बहुत बढ़िया काम है रेख्ता का। तो मेरा तो एक्चुअली मैक्सिमम काम जो है वो रेख्ता की वजह से हुआ है। अच्छा। और मुझे बहुत बहुत अकीदत है रेख्ता से। मैं 3 साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई। लॉकडाउन से पहले जो रेख्ता हुआ था उसमें भी मैंने गाया था, फिर ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था। लेकिन अब जो पहली बार रेख्ता हुआ तो 3 साल बाद मैं रेख्ता के लिए ही आई कि रेख्ता में तो गाना ही है, क्योंकि रेख्ता से मुझे जो मिला है वो मैं आपको सच में बता नहीं सकती, बहुत मिला है। रेख्ता का मतलब तो होता है, मैं दर्शकों को बता दूं, उर्दू। तो इन्होंने जो कहा कि रेख्ता से जो मिला है, तो रेख्ता से पूरे देश को मिला है, विरासत है, संस्कृति है, तहजीब है। तो रेख्ता उर्दू लैंग्वेज एंड ये जो रेख्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फेस्टिवल्स करती है, जिसकी रेख्ता.org जो उनकी वेबसाइट है, जिसमें आपको अल्लामा इकबाल समझने से लेकर, मजाज साहब से लेकर, फिराक गोरखपुरी से लेकर सूफियाना जो मेरा काम है उसमें भी मैं रेख्ता का बहुत ज़्यादा इस्तेफादा मेरा होता है। एक सवाल है कि जब दूर आदमी जाता है ना, तो जो एक मैंने किसी ट्रक के पीछे देखा था कि दोस्ती याद आती है टूट जाने के बाद और मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। आम आदमी की शायरी है, आम आदमी की शायरी है। मुझे आम आदमी की शायरी बहुत पसंद है, ट्रकों के पीछे लिखी हुई शायरी। तो उसके ऊपर एक पूरी किताब होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आम आदमी की ज़बान में आम आदमी ने अपनी इच्छाएं दर्ज की। हाँ, तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या आप जब इंग्लैंड चली गई और तब उन्होंने आपने यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा भारत को, तब वहाँ से हिंदुस्तान कैसा दिखता है? यही सवाल इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से कहा था जो अंतरिक्ष में थे, कि अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड से देखने पर भारत कैसा दिखता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम अपने आप को ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो बांधते हैं ना, वो एक्चुअली एक मैं कैसे कहूँ, हम उतने बटे हुए नहीं होते हैं, या मे बी मैं इतनी बटी हुई नहीं हूँ जितना शायद आप सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तानियत, इंग्लिस्तान में रहना, हिंदुस्तान में रहना, ये बहुत अलग बातें नहीं है। अच्छा, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। और अब तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी और मेरी जो दोस्ती थी ना, वो उनकी और उनके बच्चों से दोस्ती से ज़्यादा गहरी थी। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी किताबें थी, चाहे वो पीजी वुडहाउस हो, चाहे वो इंग्लैंड का जो टी.एस. एलियट को पढ़ना हो, वो सब मैंने उनके बच्चों से ज़्यादा किया हुआ था। तो मेरी और उनकी जितनी दोस्ती थी वो उनके बच्चों से नहीं हो पाती थी। तो अब आप कहाँ इसको लेके जाएंगे, है ना? तो अच्छा, मेरी मदर इन लॉ कनाडा की थी, उनकी और मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, क्योंकि उनका जो कनेडियन ओपननेस था वो उनको मेरे हिंदुस्तानी ओपननेस में मिलता था। तो अब आप बताइए कहाँ पर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने अलग हैं। इंग्लैंड में भी लोगों को वही चाहिए। अभी मेरा जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एंड में यही कहा था कि दुनिया में हम सब चाहे गलत चाहे सही तरीके से एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, पीस एंड लव, प्रेम और शांति। चाहे आप बुरा से ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देख के लग रहा है कि आप जो है दुनिया में शांति भंग कर रहे हैं, बट एट वन लेवल आप एक किसी तरीके की इनर शांति ढूंढ रहे हैं जो चाहे डैमेज्ड हो, तो उसको सही समझना और करना है। इसी वजह से मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान या मैक्सिमम प्लेसेस इंसान एक ही चीज़ की तरफ जा रहे हैं। बस हमारा जो सिमिलैरिटीज़ है उसे ढूंढना ज़रूरी है। बाकी मुझे हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान में ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन वो उसकी खूबसूरती। इंग्लिस्तान को छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी कई सारी कोटरियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, ये वो कुछ कहेंगे आप इस पर कि हमको कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो समस्याएं हैं, थी, रहेंगी शायद, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 2 कोस पर पानी बदल जाता है, 4 कोस पे बानी बदल जाती है, यानी भाषा बदल जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड में कैसे ले जाएंगे इसको, क्या करना चाहिए हमको और ज़्यादा इकट्ठे होने के लिए? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति हिंदुस्तानी कहलाएं, भारतीय पहले कहलाएं, बाद में बाकी चीज़ें कहलाएं। आपका क्या परामर्श होगा? परामर्श, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई परामर्श नहीं, हर व्यक्ति की अपनी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक वोट होता है। मेरा जो विचार है अभी, मुझे लगता है कि अपने आप को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करने से पहले हम खुद को समझें। वो इतना लंबा प्रोसेस है कि उसमें आइडेंटिटी नहीं आती है। मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ, क्या मैं सुबह उठते से ही अपने आप को एक महिला के रूप में देखती हूँ?
क्या मैं सुबह उठते ही अपने आप को एक हिंदुस्तानी के रूप में देखती हूँ? सुबह उठते ही मैं अपने आप को एक इंग्लिस्तान में रहने वाली म्यूजिशियन? नहीं, मैं अपने आप को देखती नहीं हूँ। आइडेंटिटी इज आइडेंटिफिकेशन। आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं। मैं करती हूँ, मैं होती हूँ। हम मैक्सिमम लोग करने और होने में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। देखना वो हम सोचते ही नहीं, अनलेस कि हमें ज़बरदस्ती या तो दिखलाया जाए या हम किसी ऐसी परेशानी में हो जो कि हमें या तो एक वर्ग विशेष होने की वजह से या जेंडर विशेष होने की वजह से फेस करनी पड़ रही है। तो आइडेंटिटीज़ तो मुझे लगता है कि बहुत बात की चीज़ है, बहुत ही बात की चीज़ है। तो हम एक इंसान होना क्या होता है, जिसमें हम आपस में कैसे रहते हैं, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं, हम क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम हैं कौन। हम हैं कौन तो बुल्ला की जाना मैं कौन, वो तो हर मोमेंट क्षण दर क्षण बदलता है। अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं बदली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे इंटरेक्ट किया है, आपने मुझे कुछ दिया, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उससे आप बदल रहे हैं। अभी मैं जिस टैक्सी वाले के साथ आ रही थी उससे मेरी बात हो रही थी कि वो कहाँ के, हरियाणा के हैं, और हर टैक्सी वाले की को जो परेशानियां होती हैं, चाहे वो पाँव का दर्द हो, चाहे वो पीठ का दर्द हो, वो सब मैं समझती हुई जब चली आ रही थी तो उसमें मैं बदली। तो आप एक इंसान तो मोमेंट दर मोमेंट नहीं रहते ना, तो आप अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ कैसे कह सकते कि मैं ये हूँ, कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, कि मैं यहाँ की आनी हूँ। कुछ नहीं है, हम इंसान बन जाएं पहले, वो ही बहुत बड़ी जद्दोजहद है मुझे लगता है। वो भी, और उसके बाद भी एक्चुअली इंसान से बढ़ के हमें अपने आप को जीव की तरह से देखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने क्लाइमेट क्राइसिस का, उसमें चाहे आप इंसान हो, चाहे आप पशु हो, चाहे आप हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में, वो सब आपको वैसे ही रौंदेगा जैसे कि किसी एक इंसान जो कि यहाँ रह रहा है या वहाँ रह रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गरीब हैं, जिनके पास कम है, वो पहले भुगतेंगे उसको, और ज़्यादा भुगतेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम इस बड़ी सी क्राइसिस से कैसे डील करें। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे हम आँख बंद करके जा रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ। दैट्स अ वेरी बिग इशू। क्लाइमेट क्राइसिस एक बड़ी समस्या है और इस पर कभी किसी ने ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई है। मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, समय शायद आपके पास कम है, हम तो चाहेंगे कि शेफाली फरोश्त के साथ हम लोग ना दिन भर बात करते रहे। इनके पास इतनी सारी बातें हैं, इंग्लैंड की बातें हैं, कनाडा की बातें हैं, हिंदुस्तान की बातें हैं, सूफीज़, म्यूज़िक, कविता, बहुत सारी बातें। सवाल मेरे पास अनगिनत हैं, समय थोड़ा सीमित है, लेकिन एक आखिरी सवाल। अभी आप लखनऊ जाने वाली हैं, क्या करने वाली है लखनऊ में? 18 तारीख को मेटाफॉर लिट फेस्ट में मेरा गायन का प्रोग्राम है, जिसमें मैं मजाज साहब को गा रही हूँ। अच्छा, तो एक और बढ़िया जो लखनऊ वाले हैं उनको मैं अपील करूँगा कि देखिए, जाइए और सुनिए भी, देखिए तो ज़रूर। तो शेफाली जी, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से वैश्विक दृष्टि से ग्लोबल विज़न के साथ चीज़ों को देखते हैं, जिसमें एक जो संवेदनशील लेखक होता है उसी के मन में क्लाइमेट क्राइसिस भी आती है, उसी के मन में सूफिज्म भी आता है, सामाजिक न्याय भी आता है। वही देखता है कि नहीं, हिंदुस्तान इंग्लिस्तान कुछ नहीं है, विलायत कुछ नहीं है, सारे पहले इंसान बने, फिर भारतीय और अंग्रेज़ हो लेना बाद में। यही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी, आप हमारे साथ आवाज़ द वॉइस पे आई। हम आवाज़ द वॉइस में हम लोग बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानियत की बात करें कम से कम पहले, कि हम एक हिंदुस्तानी हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो असली विरासत है, जो हमारा असली सरमाया है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे समाया हुआ है जैसे बीज समाता है ना। छोटे से बीज में बहुत बड़ा पेड़, जैसे बरगद का बीज आप देखें बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत बड़ा पेड़ होता है। वही हमारी असली विरासत है, वही हमारी असली इंसानियत ही हिंदुस्तानियत का पहला जो पार्ट है वो इंसानियत का ही है, इंसानियत का ही है, और यही है और होना चाहिए और होगा, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी आपका शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी शख्सियत के साथ, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर दुनिया कहाँ जा रही है और लोगों के, बुद्धिमान लोगों के, बौद्धिक लोगों के क्या विचार है। नमस्कार।